हेलो दोस्तों, वेलकम यू ऑल। क्या टेक्नोलॉजी इस कदर डेवलप हो सकती है जिससे विक्टिम के दिमाग को स्कैन करके मर्डरर को पकड़ा जा सके? मगर हर टेक्नोलॉजी के कॉन्स भी होते हैं, जिससे फायदे से ज्यादा कहीं नुकसान ही ना हो। तो चलो इस जबरदस्त मूवी का एक्सप्लेनेशन देखते हैं। पुलिस को एक जवान लड़की की लाश मिली है, जिसके हाथ पैर बांध के टॉर्चर किया गया है, रस्सी से गला दबा के उसका मर्डर किया गया है। फोरेंसिक डॉक्टर इससे ज्यादा कुछ बता नहीं पाते, तो पुलिस किस सबूतों के बलबूते पे मर्डरर को ढूंढेगी? आओ की न्यूली इन्वेस्टिगेशन टीम में रिक्रूट किया गया है। वो इस केस के इंचार्ज इंस्पेक्टर मलावी से कहता है कि मर्डरर साइकोपाथ है, जिसको उसके पेरेंट्स ने बचपन में एब्यूज किया होगा। उसे लड़कियों को सीड्यूस करने में कोई इंटरेस्ट नहीं, वो सिर्फ उन्हें शारीरिक यातनाएं पहुंचाना चाहता है, जिसमें उसे खुशी मिलती है। मलावी आओकी के एक्सप्लेनेशन से सहमत नहीं। आओकी को इस विक्टिम लड़की के हाथों पे एक टैटू मिलता है। मलावी उस लड़की के दोस्त को इंट्रोगेशन के दरमियान प्रेशराइज करने की कोशिश करता है, जो आओकी को अच्छा नहीं लगता। तभी एक दिन आओकी को फोरेंसिक डिपार्टमेंट के 9 डिवीजन से बुलावा आता है। 9 डिवीजन का सुपरिटेंडेंट पुलिस मैकेनो चाहता है कि आओकी उसके डिपार्टमेंट को ज्वाइन करे। आओकी इस 9 डिवीजन के बारे में कुछ नहीं जानता। मैकेनो का असिस्टेंट इमामी उसे बताता है कनाशी नाम के एक नामचीन सीरियल किलर ने 28 लोगों का मर्डर किया, जिससे पूरा देश खौफ में चला गया था। 9 डिवीजन के 3 ऑफिसर्स इस कनाशी के ब्रेन स्कैनिंग टेक्निक में अपनी जान गंवा बैठे तो एक पागल हुआ, मगर मैकेनो इस टेक्निक से इंफॉर्मेशन हासिल करके केस सॉल्व करने में कामयाब हुआ। तो ऐसे जीनियस के साथ काम करने का मौका आओकी को मिल रहा है। क्या है ये ब्रेन स्कैनिंग टेक्निक? एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में इसे एक्सप्लेन किया जाता है। इस टेक्निक को MRI कहते हैं, यानी मेमोरी रिप्रोडक्शन इमेजिंग सिस्टम। इसमें मरे हुए विक्टिम या किलर के ब्रेन को मैप किया जाता है, यानी स्कैन किया जाता है, जिसके जरिए उसके दिमाग में बसी आखिरी मेमोरी को निकाला जाता है। इस मेमोरी को वीडियो में कन्वर्ट करके जाना जाता है कि उसके दिमाग में क्या चल रहा था, जिससे उसके मर्डरर का चेहरा या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हासिल की जा सकती है। मगर इस टेक्निक को अभी भी कानूनी मंजूरी नहीं मिली, क्योंकि इस टेक्निक के कुछ साइड इफेक्ट भी है, जो आगे जाके हमें पता चलते हैं। तो अगले दिन आओकी मैकेनो को मिलने उसकी लैब में जाता है। वहाँ उसे 2 दिन पहले मिली उस लड़की के ब्रेन मैपिंग का वीडियो दिखाया जाता है, जिसमें साफ दिखाई देता है कि उस लड़की का किलर कौन है। और उस किलर के बारे में आओकी ने जो कहा था वो सच निकला था। इमामी बताता है कि मरने के बाद भी इंसान के दिमाग में कुछ मेमोरी वैसी ही रहती है, जिसे डेटा की तौर पे हम हासिल करते हैं और उस मेमोरी को वीडियोजेनिक में ट्रांसफर करते हैं। इस टेक्नोलॉजी को अगर इम्प्रूव किया जाए तो इन्वेस्टिगेशन में एक रेवोल्यूशन आ जाएगा। तभी वीडियो में दिख रहा किलर डीमन जैसा दिखने लगता है। मैकेनो बताता है कि कभी कभी ऐसी सिचुएशन में विक्टिम की खुद की इमेजिनेशन भी उस मेमोरी में मिक्स हो जाती है। अत्याचार हो रही उस लड़की के लिए वो किलर डीमन से कम नहीं, और इसी का वो नतीजा है। इसी वजह से इस टेक्निक को कानूनी मंजूरी नहीं मिल रही, क्योंकि वीडियो में जो दिख रहा है वो इमेजिनेशन भी हो सकती है, सच्चाई नहीं। मैकेनो आओकी को बताता है कि मैंने तुम्हें इसलिए चुना है क्योंकि तुम्हारा एकेडमिक रिकॉर्ड बताता है कि तुम ब्रिलियंट हो, क्रिमिनल साइकोलॉजी में तुम टॉपर रह चुके हो, और एक इमोशनल रीजन भी है। आओकी के पूरे फैमिली का कुछ साल पहले मर्डर किया गया था, जिस हादसे में उसके डैडी कोमा में चले गए थे। इस टेक्नोलॉजी की मंजूरी से आओकी के डैडी की ब्रेन मैपिंग करके उस किलर की पहचान की जा सकती है। अब मैकेनो बताता है कि तायागुची नाम का एक कैदी है, जिसने 3 साल पहले अपनी पूरी फैमिली का मर्डर किया था, जिसके लिए उसे डेथ सेंटेंस हुई है। उसकी बड़ी बेटी किमी लापता है। तायागुची के बयान से उसने किमी की बॉडी को समुद्र में डंप किया है, मगर पुलिस को सर्च ऑपरेशन में कुछ हाथ नहीं लगा। शायद वो झूठ बोल रहा है। कल उसे डेथ सेंटेंस होगी। उसकी मौत के बाद मैं उसके दिमाग को स्कैन करना चाहता हूँ, ताकि असलियत सामने आए, और इस प्रोसेस में तुम्हें मीडियम का काम करना है। तो अब जैसे ही तायागुची की मौत होती है, उसकी डेड बॉडी को लैब में लाया जाता है। इस ऑपरेशन को डॉक्टर निम्मी हैंडल करने वाली है। निम्मी आओकी को आगाह करती है कि इस प्रोसेस में पहले भी कई ऑफिसर्स अपनी जान गंवा बैठे हैं। आओकी उससे कहता है कि साइकोलॉजी का वो मास्टर है, तो वो प्रोसेस के दरमियान इमोशनल नहीं होगा। अब तायागुची की डेड बॉडी में कॉर्ड्स लगाए जाते हैं और उसमें एक केमिकल इंजेक्ट किया जाता है। फिर उसके दिमाग को MRI मशीन लगाया जाता है, जो एक सिस्टम से गुजरते हुए आओकी के दिमाग से कनेक्ट किया जाता है, यानी आओकी डायरेक्टली तायागुची के दिमाग से कनेक्ट हो जाता है। अब प्रोसेस शुरू होता है। मैकेनो आओकी से कहता है कि वो तायागुची पे फोकस करे, अपनी खुद की मेमोरी को बीच में लाने की कोशिश ना करे। तो अब आओकी के दिमाग के जरिए वीडियो इमेजेस स्क्रीन पे दिखने लगती है। उस मर्डर वाली रात का सीन सामने आता है, जब तायागुची जॉब पे से घर वापस आया था। जमीन पे पड़ी उसकी छोटी लड़की और वाइफ की लाश दिखाई देती है। मतलब वो घर आया तब ऑलरेडी मर्डर हो चुके थे। अब तायागुची एक रूम की तरफ बढ़ता है। अंदर का नजारा देख के लैब में बैठे सभी शॉक होते हैं।
अंदर किमी अपनी नानी पे यानी तायागुची की सास पे चाकू के एक के बाद एक वार करते हुए उसका मर्डर करते हुए नजर आती है। फिर किमी उस मर्डर वेपन को तायागुची के हाथ में थमाती है। किमी की आंखें तायागुची से कुछ कहती है, मतलब पूरी फैमिली का मर्डर किमी ने किया था, तायागुची ने नहीं। अपनी बेटी की खातिर वो इल्जाम तायागुची ने अपने सर पे लिया था और डेड बॉडीज के ब्रेन को स्कैन न किया जाए इसलिए उसने उन सभी के सर को कुचल दिया था। अब मैकेनो लॉ कमेटी से दरखास्त करता है कि केस को रीओपन किया जाए, मगर लॉ कमेटी तैयार नहीं होती क्योंकि इससे ये सामने आएगा कि कोर्ट ने एक बेकसूर को डेथ सेंटेंस दी। न्याय व्यवस्था की एक गलत इमेज लोगों के सामने आएगी, उनका कानून पे से विश्वास उड़ जाएगा। मैकेनो कमेटी मेंबर से कहता है मर्डर करके किमी फरार हुई है, वो शातिर किलर है। उसने मर्डर करने के पहले फैमिली मेंबर को मॉर्फिन देके अनकॉन्शियस किया था और इस तरह के किलर का समाज में आजाद घूमना खतरनाक है। आओकी कमेटी से कहता है साइकोलॉजी यही कहती है कि ऐसे किलर मर्डर करने के आदी हो जाते हैं, तो किमी और भी कई मर्डर करने की आशंकाएं है। मैकेनो कमेटी से कहता है कि इस टेक्नोलॉजी का हमें फायदा उठाना चाहिए। फिर भी कमेटी मैकेनो को केस पे काम करने की परमिशन नहीं देती। मैकेनो आओकी से कहता है हम इस केस पे अनऑफिशियली काम करेंगे। सीरियल किलर कनाशी के ब्रेन स्कैनिंग के वक्त मैकेनो ने अपने सबसे अजीज दोस्त और असिस्टेंट कताहीरो को गवाया है, जिसका गिल्ट उसे अभी भी है। निम्मी को लगता है कि ऐसी टेक्नोलॉजी किस काम की जिसमें इंसानों को बलि चढ़ाना पड़े। चूंकि तायागुची की केस को इंस्पेक्टर मलावी हैंडल कर रहा था, तो अब आओकी मलावी से मिलता है। मलावी आओकी से नफरत करता है तो उसे हेल्प करने के लिए इनकार करता है। मलावी एक फ्रॉड ऑफिसर है, वो हमेशा क्राइम सीन पे से कीमती चीजों को चोरी करता है। उसने तायागुची की वॉच चोरी की है, इसके सबूत आओकी उसे देता है। तो अब एमआरआई की टीम मलावी को धमकी देती है कि अगर उसने कोऑपरेट नहीं किया तो ये बात सीनियर्स को बताएगी, जिससे मलावी को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। डर के मारे मलावी उनके साथ काम करने को तैयार होता है। तो अब किमी पे फोकस किया जाता है। सबको किमी की हरकतें साइको वाली लगती है। तायागुची की मेमोरी से पता चलता है कि किमी मर्दों को सीड्यूस किया करती थी, जिसका गवाह तायागुची था। मगर ये तायागुची की फैंटेसी भी हो सकती है। अपने डैडी का इस तरह से जासूसी करना किमी को पता था। इसी बात से ब्लैकमेल करके उसने अपने डैडी के साथ भी संबंध बनाए थे और जब फैमिली को इसके बारे में पता चला तो किमी ने अपनी फैमिली को खत्म किया। मैकेनो मलावी से कहता है कि किमी को सबूतों के साथ कानून के कटघरे में खड़ा करना यही उसका लक्ष्य है। तो वो मलावी से कहता है कि मालूम करो कि किमी को मॉर्फिन किसने दिया, जो मार्केट में आसानी से अवेलेबल नहीं होता। तो अब किमी के मेडिकल में पढ़ने वाले एक दोस्त से पूछताछ की जाती है। वो बताता है कि वो किमी का नहीं, उसकी छोटी सिस्टर आशिका का बॉयफ्रेंड था। वो बताता है कि हाँ, एक बार किमी ने मुझे घर बुला के सीड्यूस करने की कोशिश की। उसके फादर भी वहाँ थे, मगर मैं वहाँ से भाग खड़ा हुआ। किमी एक साइको है। तभी न्यूज आती है कि किमी ने अपने आप को पुलिस के सामने पेश किया है। किमी का वकील मलावी से कहता है कि किमी को एमनेशिया की बीमारी हुई है और उसकी वजह से वो पिछले 3 साल से गुमनामी में थी। अपने फैमिली के मर्डर को लेके उसके दिमाग पे असर हुआ। किमी का वकील प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताता है कि पिछले 3 सालों से किमी अनकॉन्शियस और मेमोरी लॉस की हालत में भटक रही थी, जो कुछ दिनों पहले उसके नजर में आई तो उसने उसे आश्रय दिया। उसे साइकोथेरेपी की जरूरत है। अब किमी के हवाले उसके पिता की राख और अस्थियां की जाती है। किमी बिना किसी इमोशंस के उन्हें स्विमिंग पूल में डाल देती है। यहाँ पता चलता है कि किमी अब तक 7 लोगों को सीड्यूस कर चुकी है, जिसमें से 2 लोगों का पता चल चुका है, बाकी 5 लापता है। तभी आओकी आके मैकेनो को बताता है कि किमी उससे मिलना चाहती है। मैकेनो उस वकील के घर जाता है जहाँ किमी है। किमी इस बात पे आपत्ति जताती है कि मैकेनो ने बिना किसी परमिशन के उसके डैडी के ब्रेन को स्कैन कैसे किया। वो जानना चाहती है कि स्कैनिंग से पुलिस के हाथ क्या इन्फॉर्मेशन लगी, मगर मैकेनो उसे कुछ नहीं बताता। तभी आओकी उससे कहता है कि तुम एमनेशिया का नाटक करके अपने डैडी की डेथ सेंटेंस का इंतजार करती रही और केस खत्म होने के बाद तुम दुनिया के सामने आई। अब किमी मैकेनो को सीरियल किलर कनाशी से जुड़े कुछ न्यूज कटिंग देती है और उससे कहती है कि जल्दी ही देश भर में मौतों का सिलसिला शुरू होने वाला है। अगर अक्लमंद हो तो उसे रोको। कनाशी जरूर मरा है, मगर उसकी डेविल सोच कभी नहीं मर सकती। तो अब लैब में आके आओकी कनाशी का डेटा स्टडी करने लगता है। वो निम्मी से मिलता है जिसने कनाशी के दिमाग को स्कैन किया था। उस ऑपरेशन के दरमियान मैकेनो के दिमाग पे असर हुआ था। स्कैनिंग में मैकेनो का असिस्टेंट कताहीरो मीडियम बना था, मगर स्कैनिंग के दौरान ऐसी कुछ बातें हुई कि कताहीरो ने सुसाइड की। निम्मी बताती है कि वो सुसाइड नहीं थी,
उसे मैकेनो ने मारा था क्योंकि कनाशी की इविल मेमोरी कताहिरो पे हावी हुई। उसका दिमाग भी कनाशी की तरह साइको होने लगा, तो मैकेनो को अपने बेस्ट फ्रेंड को मारना पड़ा। पता चलता है कि कताहिरो निम्मी का मंगेतर था, इसीलिए वो मैकेनो से नफरत करती है। तभी आओकी को मलावी का फोन आता है कि उसे किमी ने सीड्यूस किए हुए एक आदमी का पता चला है जिसका नाम यमाकू है। मलावी यमाकू से मिलने एक मॉल में जाता है तो यमाकू उसके सामने ऊपर से कूद के सुसाइड करता है, जिससे मलावी पूरी तरह शॉक होता है। इमामी उनसे कहता है कि यमाकू जिस ग्रुप का हिस्सा था उस ग्रुप के सभी 9 लोगों ने सुसाइड की है, वो भी एक ही वक्त पे। इमामी बताता है कि कमिश्नर ने डिवीजन 9 को इस केस की तहकीकात करने की परमिशन दी है। अब उन 9 लोगों को लैब में लाया जाता है। यमाकू के ब्रेन को स्कैन करके उनके हाथ एक वीडियो लगता है जिससे पता चलता है कि यमाकू ने सुसाइड नहीं की थी, बल्कि ऊपर से धक्का मार के उसका मर्डर किया गया था। जिस लड़के ने यमाकू को पुश किया था उसका नाम रोमिन है और ये रोमिन किमी का स्कूल फ्रेंड रह चुका है। अब मैकेनो यमाकू की पुरानी मेमोरी को चेक करता है तो उसे उसमें कनाशी दिखाई देता है जो उसके सामने बैठे उन 9 लोगों को एक लिक्विड पिला के हिप्नोटाइज करता है और उन्हें कुछ अघोरी पाठ देता है। ताले को चाबी लगा के वो उन सब लोगों के दिमाग को अपने दिमाग में लॉक कर देता है। वो उनके दिमाग में ये बात भर देता है कि आज से वो किसी काली शक्ति का हिस्सा है और उस शक्ति को दुनिया भर में फैलाने का काम उन्हें करना है। वो सब देखते हुए मैकेनो को पैनिक अटैक आता है। मलावी को लगता है कि कनाशी ने यमाकू के जरिए किमी के दिमाग को हिप्नोटाइज किया होगा और उसी असर में किमी ने अपनी फैमिली का मर्डर किया। तो अब इंट्रोगेशन के लिए किमी को पुलिस स्टेशन लाया जाता है। मलावी उसे फैमिली के मर्डर का फोटो दिखा के उससे कहता है कि उसे पता है कि उसी ने अपनी पूरी फैमिली का मर्डर किया है, मगर उस वक्त उस पर ऐसा क्या जुनून सवार हुआ था जिसके चलते उसने इतनी बेरहमी से अपने ही लोगों का मर्डर किया और उसके फादर ने उसे प्रोटेक्ट करते हुए खुद के सर पे इल्जाम लिया। किमी कहती है उनकी ग्रेव जाके उनसे पूछ लेना, मुझे कुछ याद नहीं। तो अब किमी की लाई डिटेक्टर टेस्ट कराने का फैसला लिया जाता है। आओकी उससे गायब हुए उन 5 लोगों के बारे में पूछता है जिनको किमी ने सीड्यूस किया था। वो किमी से कहता है तुम मर्दों को अपने घर में लाती थी और अपने फादर तायागुची के सामने उनके साथ प्ले करती थी, जिसे देख के तायागुची सेटिस्फाई होता था, मगर उसके बाद वो सभी मर्द गायब हो जाते थे। किमी आओकी से पूछती है कि क्या तुम भी मेरे साथ प्ले करना चाहते हो? मैं मर्दों की फितरत को उनकी आंखों में देख के पहचान जाती हूँ। अब मैकेनो किमी को उन 9 लोगों के फोटो दिखाता है क्योंकि उसमें से एक मेंबर यमाकू उसका दोस्त था। मैकेनो उससे पूछता है कि वो कनाशी को कैसे जानती है। किमी उससे कहती है कि कुछ ताले खोले नहीं जाते, तो मलावी किमी को मारने जाता है। वकील किमी को कस्टडी से छुड़ा के लेके जाता है। तो अब आओकी मैकेनो से कहता है कि वो कताहिरो का ब्रेन डेटा देखना चाहता है जिसके दिमाग को कनाशी के दिमाग के साथ कनेक्ट किया गया था, क्योंकि स्कैनिंग के बाद कनाशी की सारी इविल मेमोरी कताहिरो के दिमाग में ट्रांसफर हुई थी, जिससे कनाशी और किमी के बीच का कनेक्शन पता चलेगा। कताहिरो को कनाशी के मेमोरी से जरूर ऐसी कोई सीक्रेट बात पता चली थी जिसके चलते उसने कनाशी के दिमाग को डिस्ट्रॉय किया और उसी इंसिडेंट के बाद से मैकेनो को भी पैनिक अटैक आना शुरू हुआ। तो अब गुस्सा होकर मैकेनो आओकी को केस से हटाने का फैसला करता है। आओकी को अब सपने आने लगते हैं जिसमें किमी उसे सीड्यूस करते हुए उसे दिखाई देने लगती है, क्योंकि आओकी के दिमाग में किमी के ठरकी बाप तायागुची की मेमोरी का अंश है। तभी आओकी को मलावी का फोन आता है कि किमी के बचपन के दोस्त रोमिन की एक्सीडेंट में मौत हुई है। ये वही रोमिन है जिसने यमाकू को मॉल में ऊपर से पुश करके मारा था। क्राइम स्पॉट पे रोमिन के साथ उसका पेट डॉग भी मरा हुआ पाया जाता है। आओकी चाहता है कि रोमिन के ब्रेन को स्कैन किया जाए जिससे उसके मर्डरर का पता चल जाएगा। मलावी उससे कहता है कि उसका कुछ फायदा नहीं होगा क्योंकि रोमिन अंधा था, उसने कुछ देखा ही नहीं होगा। या मैकेनो अभी भी अपने दोस्त कताहिरो की मौत का जिम्मेदार अपने आप को मानता है। वो निम्मी से कहता है कि 4 साल पहले अगर मैं कनाशी को अरेस्ट करता तो ये सब नहीं होता। तब कनाशी चर्च में से आस्तिक लोगों को टारगेट करके उन्हें खत्म करने की प्लानिंग कर रहा था, मगर उस वक्त मैं उसे मामूली चोर समझ बैठा। अरेस्ट करने के बदले मैंने उसे कुछ पैसे देके जाने दिया। उसके 1 साल बाद कनाशी ने अपना पहला मर्डर किया। तो अब मैकेनो कताहिरो के दिमाग को स्कैन करने का फैसला करता है। फ्रीजर में रखी कताहिरो की डेड बॉडी को बाहर निकाला जाता है। कताहिरो के शरीर में केमिकल इंजेक्ट किया जाता है। लैब में उपस्थित सभी लोगों को मैकेनो कहता है कि इस स्कैनिंग का वीडियो नहीं निकाला जाएगा, जिससे सब हैरान होते हैं। कताहिरो की डेड बॉडी को कॉर्ड्स के जरिए मैकेनो के दिमाग से कनेक्ट किया जाता है। मकसद यही है कि कताहिरो के दिमाग में बसे कनाशी की मेमोरी को देखना। मेमोरी से कनेक्ट होते ही मैकेनो को कनाशी ने किए हुए उन 28 लोगों के मर्डर दिखते हैं। तभी उसे दिखता है कनाशी न्यूज़पेपर में उस न्यूज को देख रहा है जो डिवीजन 9 के ब्रेन स्कैनिंग पे लिखी गई है। तभी उसे किमी दिखती है जिसको कनाशी लॉक का नेकलेस पहना के
अपना शिष्य बना लेता है। सिर्फ किमी ही नहीं, वो ऐसे लोगों की पूरी फौज बनाता है। अपने अघोरी हिप्नोटिज्म के जरिए वो उनके दिमाग को लॉक करके उनको कंट्रोल करने लगता है। उसका मकसद एक ही होता है, पूरी दुनिया में काली शक्ति का साम्राज्य फैलाना। तो दूसरी ओर मलावी किमी के घर पहुंच जाता है। मलावी को देख के उसके चेहरे पे स्माइल आती है, मानो वो मलावी को एक्सपेक्ट कर रही थी। उसके पीछे पीछे आओकी भी वहां पहुंचता है। मलावी किमी को मारने का फैसला कर चुका है। आओकी उसे रोकने की कोशिश करता है। मलावी किमी को गन पॉइंट पे लेके उससे कहता है कि वो कन्फेस करे, उसी ने सब मर्डर किए हैं। तो किमी आओकी को उकसाती है कि वो उसे बचाए। तो अब आओकी मलावी पे गन तान देता है। अब जब मलावी किमी को मारने जाता है तो आओकी उसे शूट कर देता है, मगर मलावी के गन से निकली एक गोली उसे भी लग जाती है। मरते हुए मलावी से किमी कहती है कि मेरे अकेले के मरने से कुछ नहीं होगा। कनाशी ने सीरियल किलिंग की ये बीमारी समाज में फैलाई है, अब उसे रोका नहीं जा सकता। वो आओकी से कहती है कि अब लैब जाके इस मलावी के ब्रेन को भी खोल देना, ताकि पता चले इसे मारने वाला भी एक पुलिस ही है। वो सुन के मलावी अपने सर पे गन लगा के ट्रिगर दबाता है और अपने ब्रेन को डिस्ट्रॉय कर देता है। यहाँ लैब में निम्मी आके इमामी से कहती है कि वो कैमरा ऑन करे, क्योंकि काफी वक्त हुआ है। अगर ज्यादा देर सीरियल किलर के दिमाग से कनेक्टेड रहे तो उसकी मेमोरी मैकेनो के दिमाग में आ जाएगी। अब जैसे ही कैमरा ऑन होता है, जेल में पड़ा तनाशी दिखाई देता है। तो बाहर मैकेनो खड़ा है। तनाशी नीचे पानी में अपने रिफ्लेक्शन को देख के मैकेनो से कहता है, मेरे मरने के बाद तुम मेरे दिमाग को स्कैन करोगे और उस स्कैन की गई मेमोरी के जरिए मैं तुम्हारे दिमाग में बस जाऊंगा। मैं मरूंगा, मगर मेरा दिमाग, मेरी सोच जिंदा रहेगी। तुम्हारे ब्रेन स्कैनिंग टेक्निक के जरिए मैं एक दिमाग से दूसरे दिमाग में ट्रांसफर होता रहूंगा। काली शक्ति फैलाने के लिए अब मुझे जिंदा रहने की जरूरत नहीं, तुम्हारी ये टेक्निक मेरा काम करेगी। इतना कह के वो मुंह में छुपाया हुआ छोटा चाकू निकालता है और मैकेनो से कहता है, ये अंत नहीं, शुरुआत है दुनिया की बर्बादी की। वो अपना गला काट देता है और यही बात थी जो कताहीरो जान गया था। सबसे पहले तो उसने डेड कनाशी के सर पे गोली मार के उसके दिमाग को डिस्ट्रॉय किया था। फिर वो अपने दिमाग को भी डिस्ट्रॉय करना चाहता था ताकि कनाशी का मकसद कामयाब ना हो, मगर उसके पहले ही मैकेनो ने गोली चला के उसे मार दिया। और अब कनाशी की वो गंदी सोच वाली मेमोरी कताहीरो के जरिए मैकेनो के दिमाग में चली गई थी। सच्चाई को जान के सब शॉक हो जाते हैं। जिस टेक्निक पे मैकेनो को नाज था, उसी टेक्निक ने उसका विनाश किया था। एक दिन कताहीरो ने मैकेनो को सवाल किया था कि क्यों सब लोग इस ब्रेन स्कैनिंग टेक्निक के खिलाफ है, जिसका जवाब मैकेनो को आज मिला था। अगर इंसान के दिमाग में बसे गंदे सीक्रेट इसी तरह ट्रांसफर होते रहे तो दुनिया तबाह हो जाएगी। गंदगी को फैलने से रोकने के लिए कताहीरो ने मौत को अपनाया था। मरे हुए कताहीरो की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। मैकेनो लैब से बाहर आता है तो उसे किमी का फोन आता है। वो उससे कहती है, तुम्हारे चेले ने एक पुलिस ऑफिसर को मारा है, जल्दी आओ वरना वो भी मर जाएगा। मैकेनो किमी के घर पहुंचता है। वो किमी से कहता है कि वो जान चुका है किमी कनाशी के मकसद को पूरा करने में लगी है। किमी उससे कहती है अब उसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि ब्रेन स्कैनिंग से पाए गए सबूतों को कोर्ट एक्सेप्ट नहीं करता। हाँ, तुम मुझे शूट जरूर कर सकते हो और मेरे दिमाग को स्कैन जरूर कर सकते हो। मैकेनो उससे कहता है, मैं कनाशी की मेमोरी को मेरी मेमोरी पे हावी होने नहीं दूंगा, मैं दुनिया में नफरत फैलने नहीं दूंगा। किमी उससे कहती है, नफरत फैल चुकी है, जिसे रोकना तुम्हारे बस की बात नहीं। अब घायल आओकी को हॉस्पिटल भेज दिया जाता है। उसके दिमाग में बसी ताएगुची की मेमोरी उसे बार बार वही क्राइम सीन दिखा के परेशान कर रही है और ये साइड इफेक्ट जिंदगी भर रहने वाला था। अगले दिन किमी उसे मिलने आती है। वो उससे कहती है, तुम्हारे दिमाग में मेरे फादर की मेमोरी है, तो उनका अधूरा काम तुम मेरे साथ पूरा कर सकते हो। इतना कह के वो वहाँ से चली जाती है। तभी आओकी को याद आता है कि और एक ऐसा दिमाग बचा है जिसे स्कैन करके किमी के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है। तो अब उस दिमाग को स्कैन किया जाता है और वो दिमाग किसी इंसान का नहीं बल्कि रोमिन के पेट डॉग का है, जिसके साथ किमी पिछले 3 साल से रहा करती थी। तो अब डॉगी के नजर से वीडियो दिखता है। किमी अंधे रोमिन को रोड के बीचों बीच खड़ी करती है तो तेजी से गुजरती एक कार उसे कुचल देती है। एक्सीडेंट में डॉग भी मर जाता है, मतलब रोमिन का एक्सीडेंट मर्डर ही था। तो अब डॉग की मौत के 2 दिन पहले की मेमोरी को चेक किया जाता है, जिसमें किमी रोमिन को एक बंद पड़े न्यूक्लियर प्लांट के पास लेके आती है। रोमिन किसी चीज से अटक के नीचे गिर जाता है तो उसके हाथ इंसानी खोपड़ी लगती है। यही नहीं, आसपास ढेर सारे कंकाल पड़े होते हैं। मैकेनो समझ जाता है वो कंकाल उन्हीं लोगों के हैं जो किमी के सीडुसिंग का शिकार हुए थे। अब पुलिस उस एबेंडन जगह पहुंच जाती है। वहाँ उन्हें किमी दिखाई देती है। मैकेनो उससे कहता है, अब तुम भाग नहीं सकती। किमी पेट्रोल का कैन पलट के आसपास की जमीन को आग लगा देती है और मैकेनो से कहती है, मुझे जिंदा रहना होगा,
इसलिए तो मेरे फादर ने अपने प्राणों का बलिदान दिया, मगर वो आग में जलकर राख हो जाती है। अब देश के अलग अलग हिस्सों से कई लोगों के मर्डर की और हिंसाचार की घटनाओं की न्यूज आती है। मतलब कनाशी ने फैलाई हुई बीमारी ने अपना रंग दिखाना शुरू किया था। आओकी मैकेनो से मिलने आता है। मैकेनो उससे कहता है कि डिवीजन 9 को गवर्नमेंट की मंजूरी मिली है। वो आओकी को अपना चीफ असिस्टेंट बनाने की ऑफर देता है, मगर आओकी उसे अपना रेजिग्नेशन लेटर देता है। अब मैकेनो आओकी को एक पेन ड्राइव देता है। आओकी घर जाके लैपटॉप से पेन ड्राइव को कनेक्ट करता है, जिसमें उसके फैमिली के मर्डर का स्कैन डेटा होता है। वो देख के आओकी इमोशनल होता है। वो अपने फादर का हाथ हाथ में लेके उनसे प्रॉमिस करता है कि वो उस मर्डरर को ढूंढ निकालेगा, यानी वो डिवीजन 9 को ज्वाइन करने वाला है। जिंदगी खूबसूरत है, मगर इंसान की सोच उसे खराब बनाती है। मूवी यहाँ खत्म होती है। दोस्तों, रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। उसी से तो हमारा हौसला बढ़ता है और मेहनत करने भी मजा आता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ।